लेयर होगी। जैसे देखो ये बर्तन के टुकड़े हैं यहाँ पे। अब ये बर्तन के टुकड़े एक सभ्यता की निशानी है। वो कालक्रम में किस समय हुई, इसके बारे में हमें लिखित तौर पर जानकारी मिलती है। इस क्षेत्र का कौशाम्बी एकाश्म स्तंभ के आवासीय क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। पीछे कई कमरे बने हैं जो आपको अभी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार सम्राट अशोक के समय यहाँ संस्कृति विकसित हुई थी और यहाँ पर लोगों का क्या कला का नमूना है, वो किस प्रकार के मकान में रहते थे, इसके बारे में आगे हम आपको दिखाएंगे। ये एक पत्थर है, एकाश्म स्तंभ इसी को कहा गया है। इस कला की शुरुआत मौर्य काल में हुई। सम्राट अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य और जो शासक हुए उनके समय पत्थरों का उपयोग नहीं होता था, या होता था तो बड़े कम पैमाने पर होता था। लेकिन मौर्य शासक जब अशोक बनता है, जिसे महान अशोक कहा गया, तो इस तरह के कौशाम्बी में उसने 2 एकाश्म स्तंभ स्थापित किए थे। एक तो बाद में इलाहाबाद मुगल शहंशाह ने शिफ्ट कर दिया। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता हमें दिखाई पड़ती है कि ये चमकीला पॉलिश हुआ है। इसका जो फिनिशिंग है, सोचिए आज से 2300 साल पहले ये फिनिशिंग जो इसमें हुई है उसी समय की है। इस तरह के कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसकी नकल ईरान से ली है। ईरान में इस तरह के स्तंभ बनाने की परंपरा थी, लेकिन भारत में सबसे पहले सम्राट अशोक ने ही इस प्रथा की शुरुआत की। मौर्यन कला में चाहे वो मार्शल हो, सर्जन मार्शल या स्मिथ, फर्ग्यूसन, जितने भी स्थापत्य कला पर लिखा, सबने इस एकाश्म पत्थरों की यानी 2300 साल पहले बने हुए इस प्रकार की आकृति, केवल एक ही पत्थर में बने हुई आकृति की वो प्रशंसा करते हैं। इस सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता, इसकी पॉलिश तो अभी उतर गई है, नहीं तो ये काफी जो है ये काफी दिन तक जमीन पे दबा रहा, उसके बाद ये लगाया गया। नहीं तो ये जो स्तंभ है बहुत चमकीला था। आज भी इसकी फिनिशिंग आप देखिए कि कितना चमकीला ये है। बाद में इसमें तरह तरह की डिजाइन लोगों ने जाकर बना दी है। ठीक है, ये तो कौशाम्बी में आज ये स्थापित। आप कभी अगर घूमना चाहें तो अशोक का एकाश्म स्तंभ देखने के लिए कौशाम्बी गांव जरूर आए। अवशेष पता नहीं यही कहीं दबा होगा, अगर खुदाई होगी तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। सम्राट अशोक की मुझे आने वाले 100 साल की पीढ़ियां नहीं, कई हजार साल की पीढ़ियां मुझे याद रखे, क्योंकि वो अपना नाम इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज कराना चाहता था। इसलिए इस इतना विशाल ये पिलर खड़ा करवाया, ये स्तंभ। ये उसकी शासन की भव्यता की निशानी थी कि किस प्रकार का उसका वैभवशाली। ऐसे ही अनेकों क्षेत्रों में उसने 30 से 40 स्तंभ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगवाए। कि मौर्यकालीन कला में अशोक जो इस तरह की इमारतों का निर्माण क्यों शुरू करवाया। ईरानी इतिहास जब पढ़ते हैं तो ईरान में बड़े पैमाने पर इमारतों की बनाने की परंपरा थी। अशोक की इमारतों में हम पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते कि वहां पर ईरानियन प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि दिखाई पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की कला की एक पत्थर को कितने बड़े पहाड़ को काटा गया होगा और ये लाया गया होगा। आप सोचिए चुनार से यहाँ लाने में किस तरह की मशक्कत, कैसे इसको लाया गया। मौर्यकालीन इंजीनियरिंग को आप देखिए कितना शानदार रहा है कि इतना ऊपरी भाग मिल जाए तो इतिहास में और कुछ रहस्य खुल सकता है। कौशाम्बी का ये आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न आकारों के कक्ष बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी बस्ती की अगर और खुदाई हो आसपास की तो ऐसी ही बस्तियां मिलने की पूरी संभावना है। यह अशोक का स्तंभ के तट पर स्थित कौशाम्बी किले में, और इस किले में हमारे साथ है हिंदी के एक विद्वान डॉक्टर चुम्बन प्रसाद श्रीवास्तव सर। ये इस किले के जो है प्रेम गाथा एक जुड़ा हुआ है इस किले के संदर्भ में। राजा उदयन और वासवदत्ता की कहानी जुड़ी है इस किले से संबंधित। उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। बताइए सर। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि यमुना नदी बह रही है और इतना सुंदर परिदृश्य है, प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इस प्रकृति के सौंदर्य में हम लोग एक तट पर जो स्थित किला है उस किले के प्राचीर पर खड़े हैं, और यह प्राचीर हमें याद दिलाता है उदयन, सम्राट उदयन, वत्सराज उदयन, जिन्होंने कौशाम्बी नगर बसाया और
महाकवि भास की एक रचना है, प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासव दत्ता। स्वप्नवासव दत्ता में महाराज उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी है। क्योंकि सम्राट उदयन के बारे में कहा जाता है कि वो संगीत के बड़े मर्मज्ञ विद्वान और संस्कृत और के साथ साथ संस्कृत और संगीत दोनों के बड़े विद्वान थे। और संगीत का उनकी जो ज्ञान था, मुख्य रूप से सितार बजाने की जो कला थी, अद्भुत थी। कहते हैं कि जो जंगल में चले जाते थे और जब वो सितार बजाने लगते थे तो उनके सितार के और सितार वीणा जो धुन जब बजाते थे तो उससे आकर्षित होकर के, वीणा के धुन से आकर्षित होकर के हाथी आते और हाथी मदमस्त हो जाते थे। और मदमस्त होकर के मतलब उनको सुध-बुध नहीं रहता था और उस हाथी को वो बंदी बना करके अपने किले में लेके चले जाते। तो एक बार क्या हुआ कि उस समय अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो 16 महाजनपदों में जो 4-5 जनपद थे बड़े महत्वपूर्ण थे, मगध जनपद, वत्स जनपद, श्रावस्ती जनपद, काशी जनपद, लिच्छवी, ये सारे जनपद थे। तो इन जनपदों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। और श्रावस्ती के जो राजा थे प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत चाहते थे कि हम कौशाम्बी को अपने अधीन कर लें और इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत क्या हुआ कि जंगल में एक लकड़ी की हाथी रख दी गई और लकड़ी की हाथी रख दी गई और वीणा बजा रहे थे, लेकिन वीणा बजाते बजाते हाथी तो उसको असर पड़ेगा नहीं और वीणा बनाते वो इतने मदहोश हो गए कि उनको अपना ध्यान नहीं रहा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके श्रावस्ती ले गए। तो श्रावस्ती में उनकी पुत्री थी वासव दत्ता। वासव दत्ता इनके वीणा थे और इनके संगीत की बड़ी ही प्रशंसिका थी। और परिणाम ये हुआ कि दोनों का प्रेम होता है। वहां से दोनों आते हैं और यहाँ एक किला जो है, इस किले में वासव दत्ता और उदयन बहुत दिनों तक रहते हैं। तो ये किला कहीं ना कहीं स्वप्न वासव दत्ता जो एक नाटक है उसको अगर हम देखें और पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उदयन के किला वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी का एक नमूना, एक जीवंत उदाहरण है। तो इस ऐसे प्रेम के स्थल पे हम लोग खड़े हैं, ऐतिहासिक धरोहर पे खड़े हैं, जिसको हम आज देख कर विभूत हैं। प्रकृति का सौंदर्य, जमुना के तट, और ये जो किला है अपने आप में एक ऐसा अवशेष है जो हमें उस कालखंड में ले जाता है, उन दिनों को याद दिलाता है कि कैसा हमारा समय रहा होगा, गौरवमय अतीत रहा होगा। यह वत्स प्रदेश कितना गौरवमय प्रदेश रहा है, इसको हम लोग आज इसको देख करके अंदाजा लगा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब लोग इससे लाभान्वित हो, ये हमारी इच्छा है। और आप सब थोड़ा थोड़ा भी अगर अपने दिल में इस स्थान को जोड़ कर रखेंगे तो जब यादें में जब जाएंगे आप तो एक सुखद अनुभूति हो, ये भी हमारी कामना है। ये थे प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर सुमन प्रसाद श्रीवास्तव। अब इसे ऐतिहासिक पक्ष की बात करें, चूंकि यमुना नदी के किले प्राचीन काल में जितनी बस्तियां और किले बनाए जाते थे नदियों को ध्यान में रख कर बनाया जाता था, इसलिए क्योंकि सड़क मार्ग उस समय यातायात की सुविधा की दृष्टि से आज भी बड़ा खर्चीला होता अपेक्षाकृत नौका से, शिपिंग से। तो इसलिए किले और आरंभिक बस्तियां पानी को ध्यान में रखकर बसाए गए। इसी तरह कौशाम्बी का यह किला बनाया गया और इस किले में कभी फाहियान, हुएनसांग और मध्यकाल में इब्न बतूता और तमाम न जाने कितने यात्री आकर इस किले के बारे में और कौशाम्बी के बारे में गौरवगान किया है। ये गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है। यमुना जी जिसका ऋग्वेद में उल्लेख आया है, इसका मनोरम दृश्य देखकर मन को क्या सुकून मिल रहा है। आप जब भी कौशाम्बी आइए, क्योंकि हमारी एक टीम थी, हमारा एक टूर था कॉलेज का, हम अपने कॉलेज से टूर के साथ यहाँ विजिट कर रहे हैं। दिखाइए जरा सा बच्चों को, वो लोग जाके वहाँ आनंद ले रहे हैं। वो दीवार अभी भी किले साइड की बची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर नौका के लिए गोदीबाड़ा का क्षेत्र रहा हो, जिस प्रकार से उसकी बनावट है। और बाकी का भाग क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि साइड से वो कटा हुआ है, ये लगता है साइड से ये कटा हुआ है, ये भाग यमुना नदी में विलीन हो गया है। आइए कुछ आगे चलकर दिखाते हैं हम और क्या क्या इमारतें हैं। यहाँ से आप जब आएंगे देखेंगे तो पूरा का पूरा दृश्य आपको बहुत आकर्षित करेगा। ये
कुछ नौकाएं खड़ी हैं अभी भी वहाँ, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए पूरा यह पभोसा, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप वो आगे वाला, ये पभोसा है। यहाँ पर एक प्राचीन जैन टेम्पल है। और जब भी आइए आप पभोसा आइए, वो सीताराम विहार जाइए, और ये कौशाम्बी के किले में, किले का बहुत सा भाग नष्ट हो गया क्योंकि पूरे भाग पर कई, देखिए ऊपर करके मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टैंड के साथ लगा, डर भी लग रहा है कहीं मोबाइल ना गिर जाए। किले की चार दीवारी आपको दिख रही होगी, बीच में खेती भी शुरू कर दिए हैं, बड़ा सुंदर। और ये पूरा पत्थर रहा होगा ना, आकार देख काफी दूर तक ये इमारतें जो यमुना नदी से लग कर ये इमारतें हैं, जिन इमारतों में पत्थर और पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, ऊंचाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस प्रकार से वो लोग कितने नीचे है, कितना जूम किया गया है। तो जब भी कौशाम्बी आइए आप इस क्षेत्र में जरूर आइए। ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो काफी थक भी गए हैं पैदल चल चल के, और ये आराम कर रहे हैं और यहाँ कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि कॉलेज का टूर है सर शायद लाइफ में पहली बार है, क्योंकि स्कूल में कभी टूर वगैरह पे ले नहीं जाया गया। और शायद हमें लगता है कि थ्योरी पढ़ने से अच्छा हमें ज़्यादातर इन साइट्स पे विजिट करना चाहिए सर, क्योंकि हम जो चीज़ें देख सकते हैं शायद वो चीज़ें रटने में नहीं। बाकी सर आप यहाँ लेके आए, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, थैंक यू सो मच सर। इस टूर के लिए तो इनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और ये टूर बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। चूँकि मैं हिंदी साहित्य का हूँ और हिंदी साहित्य की जो कथाएं हैं उदयन और वासव दत्ता की, उसके बारे में हम लोग पढ़ते ही रहे हैं। उसके बारे में सीपी सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। मोहम्मद आदिल को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहली बार भवन श्वेता महाविद्यालय परवारी में एक टूर का आयोजन किया। उनकी सफलता के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पहले तो थैंक यू सर, हम लोग को बहुत दिन बाद टूर कराने के लिए। यहाँ के बहुत अलग एक्सपीरियंस मिला जो कि बहुत अच्छा था, और हमारे कॉलेज की तरफ से ये पहला टूर है हिस्ट्री का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हमको ऐसी जगह ले जाया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।